नमस्कार सभी को, सभी स्टूडेंट्स को मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी बाय एस के सर में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हमारे पीछे की क्लासों में राजस्थान के बारे में अध्ययन करते हुए आ रहे हैं और हमारा जो अध्याय चल रहा है राजस्थान की ज्योग्राफी में वो चल रहा है राजस्थान की नदियों का। राजस्थान की नदियां हमने देखा था 3 भागों में बंटी हुई है और उन 3 भागों में से हम एक अंतः प्रवाह प्रणाली की नदियों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें आज के इस हमारी क्लास की वीडियो में जो दूसरा पार्ट राजस्थान की नदियों का है वो प्रारंभ करना है, जिसके अंदर हमारा पार्ट बी हम जिसको कहें अरब सागर की नदियां। ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ पे लेके जाती हो, अरब सागर में, तो हम कहते हैं अरब सागर की नदियां। यानी ऐसी नदियां जो अपना जल कहाँ पे लेके आएंगी, अरब सागर के तहत लेके आएंगी, वो कहलाएंगी अरब सागर की नदियां। देखिए, राजस्थान के अंदर अगर हम बात करते हैं अरब सागर की नदियों में, तो मुख्य रूप से तो 2 नदियां हैं अरब सागर की जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारी माही नदी और दूसरी लूणी नदी। माही, लूणी, एक साबरमती नदी है और एक पश्चिम बनास नदियां हैं। ये 4 नदियां हैं। बाकी जितनी भी नदियां हैं वो सारी इन्हीं की सहायक नदियां हैं और सहायक नदियों से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी हम भी उनको लेकर चलेंगे। सबसे पहले अगर हम हमारी जो ये 4 बड़ी बड़ी नदियां हैं, माही, लूणी, पश्चिम बनास, साबरमती, इन 4 को अगर हम क्लियर करते हैं तो हम बाद में जान पाएंगे कभी उनकी सहायक नदियां कहाँ कहाँ से निकलती है और कहाँ पे उन पे मिलती है। तो देखो, अरब सागर की नदियां, और अरब सागर के तहत हमने पीछे की क्लास में पढ़ा था राजस्थान का 17% क्या आता है, जल ग्रहण आता है। टोटल जो राजस्थान का जल ग्रहण क्षमता है नदियों की, उनमें से 17% किसके तहत है, इसी अरब सागर के तहत है। अरब सागर के अंदर हम जिस नदी के बारे में आज अध्ययन करने जा रहे हैं, उस नदी का नाम हम पहली जो नदी लेते हैं वो नदी कौन सी है, माही नदी। माही नदी के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। देखिए, माही नदी की जब हम बात करते हैं तो जो ये हमारे राजस्थान के बिल्कुल 2 दक्षिणतम जो जिले हैं, एक हमारा जिला यहाँ पर डूंगरपुर और दूसरा इसके पास में ही जो जिला है बांसवाड़ा। एक जिला तो हमारा कौन सा है, डूंगरपुर जिला, और दूसरा जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। यहाँ पर कौन सा जिला आ जाएगा, बांसवाड़ा। ये हमारे 2 जिले तो ये। फिर देखिए, जब भी आप नक्शा अगर आपके पास में है लेकर बैठे हो तो ध्यान से देखिए, इसी डूंगरपुर और बांसवाड़ा के ऊपर जो हमारा जिला है वो है उदयपुर। ये वाला जिला कौन सा है, उदयपुर। और इनके पास में बिल्कुल आपको यहाँ पर जो जिला दिखाई देगा वो जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। ये 4 जिलों का मैंने राजस्थान के दक्षिणतम जो 4 जिले हैं उन 4 जिलों का मैपिंग किया है। अब देखिए, हमें यहाँ से क्या पढ़ना है, नदी कौन सी है, माही। आप क्या देखते हो कि ये जो हमारा बांसवाड़ा जिला है, जिस बच्चे ने सामान्य परीक्षा का टॉपिक पढ़ा है उसे ये पता होगा कि हमारे बांसवाड़ा की इस साइड की ये जो सीमा है ये तो किससे लगती है, एमपी से। किस राज्य से लगती है, मध्य प्रदेश से। और बांसवाड़ा की इस साइड में ये वाली जो सीमा है ये किससे लगती है, गुजरात से। ये किसके साथ है, गुजरात राज्य के साथ है राजस्थान की सीमा। अब देखिए, माही नदी का जो उद्गम है वो होता है एमपी से। कहां से होता है, एमपी में। यहां से उद्गम होता है एमपी में। एमपी से उद्गम होने के बाद में यह नदी इस प्रकार से दक्षिण से बहना प्रारंभ करती है और राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर प्रवेश करती है। राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करेगी, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में फिर बहती हुई, बांसवाड़ा से इस प्रकार से ये बहती हुई बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा से इस प्रकार होती हुई कहां पे प्रवेश करती है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर से यह नदी वापस होती है और कहां पे आ जाएगी, गुजरात। और गुजरात के अंदर आकर ये विलुप्त हो जाती है। ये इस प्रकार का इसका बहने का क्रम रहता है। देखिए, दोबारा बताता हूं, एमपी से उद्गम हुआ। एमपी से उद्गम होने के बाद में राजस्थान के अंदर बहना प्रारंभ करती है और बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। फिर बांसवाड़ा में बहती हुई बांसवाड़ा प्रतापगढ़, ध्यान रखना प्रतापगढ़ के अंदर प्रवेश नहीं करती है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की ये जो सीमा है, इस सीमा के सारे बहती हुई कहां पे आ जाती है, डूंगरपुर में। और डूंगरपुर से वापस कहां पे चली जाती है, गुजरात के अंदर। अब हमारे लिए यहां से 3 पॉइंट जानने अनिवार्य हो गए। पहला कौन सा, कभी एमपी में उद्गम कहां से होता है,
अगर इसका एमपी में उद्गम हो रहा है तो वो उद्गम होता कहाँ से है। दूसरा, फिर राजस्थान में अगर ये प्रवेश कर रही है तो राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान में इसका प्रवेश बिंदु कौन सा है। तीसरा, फिर इसका गुजरात में अगर ये अंतिम बिंदु है इसका, तो अंतिम बिंदु गुजरात में ये जाकर समाप्त कहाँ पे होती है यह नदी। तो इस प्रकार से हमारे पहले 3 बिंदु, कभी उद्गम कहाँ से हुआ तो ध्यान दीजिएगा, उद्गम होता है इसका राज्य तो कौन सा है, एमपी। एमपी के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है धार जिला। एमपी का जिला कौन सा है, धार जिला। इस धार जिले का एक गांव पड़ता है और गांव कौन सा है, सरदारपुरा गांव। सरदारपुरा गांव, सरदारपुरा गांव। इस सरदारपुरा गांव के अंदर एक झील बनी हुई है, झील का नाम है मेहंद झील। कौन सी झील है, मेहंद झील। और इस मेहंद झील के अंदर एक पहाड़ी पड़ती है, उस पहाड़ी का नाम है अम्मा मेरू की पहाड़ी। अम्मा मेरू पहाड़ी, यहां से इस नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। देखिए मैंने चारों पॉइंट लिखे हैं। एमपी के धार जिला, सरदारपुरा गांव, मेहंद झील, अम्मा मेरू पहाड़ी से क्या होता है, उद्गम होता है। भाई कौन सी नदी का, माही नदी का। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वीकली बस एक पॉइंट क्लियर करते हैं कि एमपी से उद्गम है, तो एमपी के अंदर वो या तो पहाड़ी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि बुकों में एक चीज लिखी होती है, या तो पहाड़ी लिख देता है, या झील लिख देता है, या गांव का नाम लिख देता है कि माही नदी का उद्गम सरदारपुरा गांव से होता है। बच्चा सोचता है बस इतना यही गांव से होता है, वो लिख देता है माही नदी का उद्गम धार जिले से होता है, माही नदी का उद्गम मेहंद झील से है, माही नदी का उद्गम अम्मा मेरू पहाड़ी से है। चारों बातें सही है। एक बार जब इस क्वेश्चन को पूछा गया था तो इसका माही नदी का उद्गम है और ए ऑप्शन में दिया हुआ था धार जिला। अब बच्चा आगे नहीं बढ़ पाया, जिसने सिर्फ जिला पढ़ा हुआ था, उसने जैसे ही ए ऑप्शन देखा धार जिला, उसने टिक किया और अपना ऑप्शन कर दिया। सही किया था उसने, परंतु ध्यान नहीं दिया बी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ था सरदारपुरा गांव, क्या वो गलत होगा, नहीं। सी के अंदर लिखा हुआ था मेहंद झील, वो भी सही था। और डी के अंदर ये क्या था, ये सभी। तो यानी आंसर क्या बनना था उस प्रश्न का, ये सभी, क्योंकि सारे ही उसके उद्गम स्थल है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर एक जिले से या गांव से या झील से पहाड़ी से काम नहीं चलेगा, आपको चारों के चारों पॉइंट पता होने चाहिए कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो बारीकी से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले राज्य है एमपी। एमपी का कौन सा जिला है, तो धार जिला है। धार जिले का कौन सा गांव है, तो सरदारपुरा गांव है। और सरदारपुरा गांव की कौन सी झील है, तो मेहंद झील है। और मेहंद झील के अंदर कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो अम्मा मेरू पहाड़ी पड़ती है, जहां से माही नदी का क्या होता है, उद्गम होता है। नेक्स्ट आइए, राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है। तो राजस्थान में जिला आपको पता ही है, ये जिला कौन सा है, बांसवाड़ा जिला। बांसवाड़ा जिले से प्रवेश है। बांसवाड़ा के अंदर गांव पड़ता है भाई खाद्दू। कौन सा गांव है, खाद्दू गांव। बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से ये क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर माही नदी का प्रवेश कहां से होता है, तो बांसवाड़ा के खाद्दू गांव से प्रवेश होता है। फिर ये राजस्थान के बांसवाड़ा डूंगरपुर से बहती हुई कहां पे आ गई, गुजरात। और गुजरात में ये कहां पे आकर समाप्त होती है, तो गुजरात में ध्यान रखना खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी के अंदर, खंबात की खाड़ी में आकर ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसे ही हम कह देते हैं केम्बे की खाड़ी, इसे ही हम कहते हैं खंबात की खाड़ी। तो 3 पॉइंट आपको पता चले होंगे। कभी माही नदी का उद्गम कहाँ से है, माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, राजस्थान के कौन से जिलों के अंदर बहती है, और फिर माही नदी का अंतिम बिंदु कौन सा है। अगर ये चीज़ें क्लियर हुई तो अब हम माही नदी के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं। देखिए मैं ये हटा रहा हूँ ताकि कुछ चीज़ें जो लिखें वो आपको पता चल जाए। अब देखो, जैसे ही माही नदी राजस्थान में पहुंची बांसवाड़ा के अंदर, तो बांसवाड़ा में इस नदी के ऊपर एक बांध बना दिया गया। और बांसवाड़ा के अंदर इस नदी पर जो बांध बना हुआ है, उस बांध का नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध। ये बांध बना हुआ है माही नदी के ऊपर, माही बजाज सागर बांध। अनेकों बार एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। क्या पूछा जाता है वो सुनिए। क्वेश्चन आता है, ये कभी नहीं पूछा माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, क्योंकि इसमें कोई टफ नहीं है। बांध का नाम ही माही और नदी का नाम ही क्या है, माही। माही नदी पर ही माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। वो पूछता है हमसे ये है कि माही बजाज सागर बांध राजस्थान के अंदर
कौन से जिले में, जिला बांसवाड़ा, और उस स्थान कौन सा है वहां पर जहां पर ये बांध बना हुआ है, बांसवाड़ा जिले के किस स्थान पर बना हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो स्थान पड़ता है वो कौन सा है, बोरखेड़ा। कहां पर बना हुआ है, बोरखेड़ा। और बोरखेड़ा कहां पे पड़ता है, बांसवाड़ा के अंदर। माही बजाज सागर बांध राजस्थान में कहां पे बना हुआ है, बोरखेड़ा बांसवाड़ा के अंदर। फिर जैसे ही हम आगे चले तो इसी नदी के ऊपर, माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा में इस पर एक और बांध बना दिया गया, और बांध का नाम क्या है, कागदी पिक अप बांध। कागदी पिक अप बांध राजस्थान के अंदर किस नदी पर बना हुआ है, तो नदी कौन सी है, माही। और कहां पर बना हुआ है, तो कहां पे है, बांसवाड़ा के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, दो बांध, माही बजाज सागर बांध बोरखेड़ा बांसवाड़ा में इस नदी पर बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध बना हुआ है, ये भी कहां पे बना हुआ है, बांसवाड़ा के अंदर ही। तीसरा इस नदी पर जो बांध बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, गुजरात के अंदर। कहां पर बना हुआ है, गुजरात में। और गुजरात के अंदर इस नदी पर जो बांध बना हुआ है उसका नाम है कडाना बांध। क्या नाम है, कडाना बांध। कडाना बांध बना हुआ है। ये बना हुआ है गुजरात का जो पंचमहल जिला पड़ता है, गुजरात के पंचमहल में ये बांध बना हुआ है, कडाना बांध। देखो, जब हम राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ेंगे या जल विद्युत परियोजनाओं को जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये बांध दोबारा से पढ़ने को आएंगे, माही बजाज सागर बांध, कडाना बांध। देखो, आपने सुना भी होगा, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध राजस्थान की किस नदी से। क्वेश्चन जब पूछा गया था अधिकतर बच्चे छोड़ के आए थे। अब वहां पर गलती एग्जामिनर की ये मान लो कि उसने सीधा पूछ लिया था किस नदी से है। सुजलाम सुफलाम जो क्रांति है वो माही नदी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि इस पर जो राजस्थान और एमपी की संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं चला रही, राजस्थान और गुजरात की जो संयुक्त जल विद्युत परियोजनाएं चल रही है उससे जुड़ी हुई है वो सुजलाम सुफलाम क्रांति। वैसे ही जब हम उन विद्युत परियोजनाओं को पढ़ेंगे तब इन बांधों का दोबारा से वर्णन करेंगे। आपको पता होने चाहिए कौन से बांध किस नदी पर बने हुए हैं और वो स्थान कौन सा है उनका। तो माही बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है माही नदी पर, कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा में है, और कडाना बांध पंचमहल गुजरात के अंदर इस नदी पर बना हुआ है। अब देखिए, जैसे ही यह नदी डूंगरपुर में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा के बाद में कहां पे आएगी, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में इस नदी के ऊपर एक स्थान पड़ता है, उसका नाम है वणेश्वर। क्या स्थान है, वणेश्वर स्थान। यहाँ पर इसके ऊपर एक स्थान बसा हुआ है और स्थान का नाम क्या है, वणेश्वर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये नाम लिखा गया है वैसे ही जहन में 5-6 क्वेश्चन फुदकने लगे हैं। देखिए कैसे कि वणेश्वर, हमें सीधा सा कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो आदिवासियों का जो कुंभ है वो कौन सा है, यही वणेश्वर है। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है, तो वणेश्वर के अंदर जो नवाटापुरा स्थान पड़ता है, वणेश्वर का ही कौन सा स्थान है, नवाटापुरा। राजस्थान का सबसे पवित्र त्रिवेणी संगम कौन सा है, तो कौन सा है, वणेश्वर, जहां पर 3 नदियां आके आपस में मिलेंगी। एक तो आपकी माही है, दूसरी सोम आ जाएगी, और तीसरी जाखम नदी आकर यहाँ पर इससे मिलेगी। तो ये वणेश्वर बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान दीजिए, ये वही वणेश्वर है जहाँ पर संत मावजी ने, आप जब कल्चर की बात करते हो, कल्चर के अंदर संत मावजी को पढ़ोगे, आदिवासियों के मसीहा संत मावजी के बारे में जब आप पढ़ोगे वहाँ पर जाकर, तो आप पढ़ने को आओगे कि उत्तर भारत का एकमात्र खंडित शिवलिंग की पूजा अगर कहीं पर स्थापित की गई है तो वो यहीं पर की गई। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है वणेश्वर में। तो यहीं पर आदिवासियों का कुंभ लगता है। माघ पूर्णिमा को मेला बढ़ता है आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला। तो वो वणेश्वर स्थान है, वो किस नदी के किनारे पड़ता है, माही नदी के किनारे पड़ता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद में जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ पर इस माही नदी से एक नहर निकाली गई है डूंगरपुर के अंदर। देखिए मैंने इस साइड में बनाई है ताकि, क्योंकि ये इसी भाग में निकाली हुई छोटी सी एक नहर है और नहर का नाम है भिक्काबाई सागवाड़ा नहर। और ये क्वेश्चन बीएसटीसी के एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था, बीएसटीसी प्री के एग्जाम में, भिक्काबाई सागवाड़ा नहर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, राजस्थान के किस जिले से, तो जिला अब आपके सामने है, ये कौन सा है, डूंगरपुर जिला, भिक्काबाई सागवाड़ा नहर। अब ध्यान रखना, 2 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सीधा पूछा जैसे बीएसटीसी में, भिक्काबाई सागवाड़ा नहर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो ये जिला कौन सा है, डूंगरपुर। भिक्काबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान की किस नदी परियोजना से निकाली गई है, तो वो नदी कौन सी है, माही नदी से ये नहर निकाली गई है। ठीक है जी।
अब देखो उसी बीएसटीसी के एग्जाम में पिछले में दूसरा क्वेश्चन जो आया हुआ था, कालीबाई का स्मारक राजस्थान में किस नदी के किनारे बना हुआ है। जो ये भिक्काबाई सागवाड़ा नहर और यहाँ पर माही नदी के बीच में एक स्मारक बना हुआ है, यहाँ पर भिक्काबाई सागवाड़ा नहर और माही नदी के मध्य, और वो स्मारक जो बना हुआ है वो किसका है, कालीबाई का स्मारक है, कालीबाई का स्मारक। जो स्टोरी आपने तीसरी क्लास में पढ़ी भी होगी, एक शिष्या के रूप में कालीबाई को याद किया जाता है। तो इनका कालीबाई का स्मारक है वो कौन सी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे है। और कहाँ पर बना हुआ है, डूंगरपुर में ही बना हुआ है। जो ये हमारी भिक्काबाई सागवाड़ा नहर है और माही परियोजना, इसके मध्य एक स्मारक बना हुआ है। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन बीएसटीसी के अंदर लगातार दोनों क्वेश्चन पूछ रखे थे एक ही नदी से। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो इसी डूंगरपुर के अंदर, ये थोड़ा छोटा पड़ गया है, डूंगरपुर के अंदर ही इस नदी के ऊपर एक पीर फकरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। पीर फकरुद्दीन की दरगाह, पीर फकरुद्दीन की दरगाह। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, पीर फकरुद्दीन की दरगाह। देखिए क्यों बनता है, क्योंकि जब आप राजस्थान के कल्चर के अंदर जाते हो, जो सबसे बड़ा टॉपिक रहता है राजस्थान में कल्चर के अंदर, आप पढ़ोगे बोहरा संप्रदाय। एक संप्रदाय पढ़ने को आएगा, बोहरा संप्रदाय। और हमसे पूछा जाता है कि बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कौन सी है, बोहरा संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कौन सी है। तो हमारा आंसर रहता है गलियाकोट। और वो जो गलियाकोट है ना, वो जो गलियाकोट पड़ता है, वो गलियाकोट शहर इसी माही नदी के किनारे डूंगरपुर में बसा हुआ है। गलियाकोट शहर माही नदी के किनारे कहाँ पे है, डूंगरपुर में। यानी बोहरा संप्रदाय की प्रधान गद्दी किस नदी के किनारे बनी हुई है, माही नदी के किनारे। और उस बोहरा संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो कौन थे, पीर फकरुद्दीन थे। बोहरा संप्रदाय के संस्थापक कौन है, पीर फकरुद्दीन। और इस पीर फकरुद्दीन की दरगाह भी कहाँ पे बनी हुई है, डूंगरपुर में, माही नदी के किनारे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो बहुत बड़ी ये नदी है, बड़ी बारीकी से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। दोबारा अब तक का जितना पढ़ा है वो रिपीट करते हैं, क्योंकि अभी तक इसमें बहुत सारी चीज़ें और ऐड करनी पड़ी है, जिनके बारे में पढ़ेंगे तब शायद ये थोड़ा सिस्टम बिगड़ने लग जाए। मैं अब तक का पढ़ाया हुआ दोबारा से रिपीट करता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। धार जिला, सरदारपुरा गाँव, मेहंद झील, अम्मामारू पहाड़ी, यहाँ से किसका उद्गम हुआ, माही नदी का। कि एमपी से निकलने के बाद, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, एमपी से निकलने के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खाद्दू गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खाद्दू गांव से क्या करती है, यह नदी प्रवेश करती है। फिर इसी नदी पर या माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, माही नदी पर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। क्लियर। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए कि माही नदी पर बांसवाड़ा में कागदी पिक अप बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है, कागदी पिक अप बांध बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि माही नदी पर डूंगरपुर में वणेश्वर स्थान स्थित है। कौन सा स्थान पड़ता है, वणेश्वर, जहाँ त्रिवेणी संगम, जो हम आगे पढ़ेंगे, अभी एक बार ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। वणेश्वर आप याद रखिए, नवाटापुरा वणेश्वर, ठीक है। फिर देखिए कि माही नदी पर भिक्काबाई, माही नदी से भिक्काबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। कौन सी नहर निकाली गई है, भिक्काबाई सागवाड़ा नहर निकाली गई है। भिक्काबाई सागवाड़ा नहर का संबंध कहाँ से है, तो डूंगरपुर से। कौन से जिले से है, डूंगरपुर से। और कौन सी नदी से है, तो माही नदी से है। नेक्स्ट देखिए कि माही नदी से अगर हम बात करते हैं तो देखो नेक्स्ट अगर हम चले तो देखिए क्या है कि माही नदी पर कालीबाई का स्मारक बनाया गया है। किसका स्मारक है, कालीबाई का स्मारक। कहाँ पर बना हुआ है, डूंगरपुर में, ठीक है। फिर ध्यान रखना कि इसी के ऊपर गलियाकोट शहर बसा हुआ है। माही नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है, गलियाकोट शहर बसा हुआ है। और गलियाकोट शहर किस संप्रदाय की प्रधान गद्दी है, तो बोहरा संप्रदाय की प्रधान गद्दी कौन सी है, गलियाकोट। और बोहरा संप्रदाय के संस्थापक कौन है, पीर फकरुद्दीन। और उनकी दरगाह भी कहाँ पे बनी हुई है, माही नदी पर बनी हुई है। यहाँ तक क्लियर बातें। अब देखिए इसको मैं मिटाता हूँ। अब हमें कुछ चीज़ें और जाननी है यहाँ से।
ये हमारे सामने हमारे जिले थे। एक हमारा डूंगरपुर था, इधर बांसवाड़ा था। अब देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि ये हमारी नदी थी, एमपी से उद्गम हो रहा था। एमपी से उद्गम होने के बाद में राजस्थान की यहाँ पर बहती हुई ये इस प्रकार से बह रही थी और यहाँ पर गुजरात के अंदर आ रही थी। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ी है। अब देखिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर जानने का कि जब आप राजस्थान के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि राजस्थान में कर्क रेखा, ये देखिए एक बार एक छोटा सा टॉपिक है राजस्थान में कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात करते हैं तो राजस्थान में कर्क रेखा मात्र 2 जिलों से गुजरती है। एक जिला तो कौन सा है, डूंगरपुर, और दूसरा जिला कौन सा है हमारा, बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा किन 2 जिलों से गुजरती है तो वो 2 जिले कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है तो कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर है। कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है तो वो कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस जिले में है, बांसवाड़ा में। तो कम लंबाई कहाँ पे हो जाएगी, कर्क रेखा की कम लंबाई, तो कम लंबाई कौन से जिले में हो जाएगी, डूंगरपुर में, क्योंकि 2 ही तो जिले हैं कर्क रेखा पर। फिर देखो कर्क रेखा के ऊपर क्षेत्रफल में बड़ा जिला कौन सा है, राजस्थान का कौन सा जिला कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में बड़ा, तो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा हो जाएगा, बांसवाड़ा। तो क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। अब देखो कर्क रेखा की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा डूंगरपुर, ठीक है, ये हमारा कौन सा जिला है, डूंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के अंदर कुछ इस प्रकार से प्रवेश करती है। ये कर्क रेखा है, ये डूंगरपुर, और डूंगरपुर से होती हुई बांसवाड़ा के मध्य से निकल जाती है। कर्क रेखा राजस्थान के इन 2 जिलों से, पहला जिला कौन सा, डूंगरपुर, दूसरा कौन सा, बांसवाड़ा। इन 2 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। अभी हमने कहा 2 जिलों से डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की लंबाई कितनी, 26 किलोमीटर। अब देखो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है सर्वाधिक लंबाई किस में है, बांसवाड़ा में। कम किस में है, तो डूंगरपुर में। अब देखो कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा है, तो ये देखो क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये बांसवाड़ा। और कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में छोटा कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले का राजस्थान में ये कर्क रेखा पढ़ा देता हूँ। एक आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से होता है, तो राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से है, चीखली गांव से। ध्यान रखना, राजस्थान में कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से है, चीखली गांव। और चीखली गांव कहाँ पे पड़ता है, डूंगरपुर में। यहाँ से कर्क रेखा राजस्थान में क्या करती है, प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा की कौन सी तहसील के मध्य से गुजरती है, तो बांसवाड़ा की कुशलगढ़ तहसील, कौन सी तहसील है, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से गुजरती है। ये कर्क रेखा है, ध्यान रखना। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों में, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लंबाई कितनी, 26 किलोमीटर। सर्वाधिक लंबाई किसमें, बांसवाड़ा में। कम कहाँ पे, डूंगरपुर में। कर्क रेखा पर क्षेत्रफल में बड़ा कौन सा, बांसवाड़ा। छोटा कौन सा, डूंगरपुर। तो कर्क रेखा का प्रवेश कहाँ से, चीखली गांव, डूंगरपुर से। तो बांसवाड़ा की कौन सी तहसील के मध्य से, कुशलगढ़ तहसील के मध्य से। देखो एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक कहाँ पे पड़ती है और तिरछी किरणें कहाँ पे पड़ती है, तो सूर्य की सीधी किरणें तो सर्वाधिक कहाँ पे पड़ती है, बांसवाड़ा पर। सूर्य की सीधी किरणें सर्वाधिक कहाँ पे पड़ेगी, बांसवाड़ा पर। और सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी जिले कौन सा है, श्री गंगानगर। सर्वाधिक तिरछी किरणें तो किस जिले पे पड़ती है, श्री गंगानगर। और सर्वाधिक सीधी कहाँ पे पड़ेगी, बांसवाड़ा पर। अब ये तो कर्क रेखा के बारे में था। अब देखो हमें जो चीज पढ़नी है, अब हमारे सामने देखो क्या आया कि जैसे ही कर्क रेखा इस नदी के अंदर से गुजरी, क्या हमने एक तो हमारी कर्क रेखा को बना लिया और दूसरी इस नदी का डायग्राम बनाया। तो हम क्या देख रहे हैं कि कर्क रेखा माही नदी को कितनी बार काट रही है, 2 बार। एक बार तो देखो यहाँ पर काट दिया कर्क रेखा ने, दूसरी बार कहाँ पे काट दिया, यहाँ पर। तो हमसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया कि कर्क रेखा किस नदी को, कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटती है, तो वो नदी कौन सी हो जाएगी, माही नदी। या माही नदी को 2 बार काटने वाली रेखा कौन सी है, कर्क रेखा है। माही नदी को 2 बार काटने वाली कौन सी है, कर्क रेखा। देखो वैसे ये 3 रेखाएं होती है, एक हमारी कौन सी होती है, मकर रेखा होती है, ठीक है। और एक हमारी कौन सी है, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको हम बोल देते हैं, ठीक है। ये तो हमारी 3 रेखा है।
मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो ध्यान रखना, कागो या जायरे नदी, कागो या जायरे नदी। ये जो कागो या जायरे नदी है ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। वैसे ही विषुवत या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली तो लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, ये कौन सी है? लिम्पोपो नदी, ये इसको 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली तो हो गई आपकी कागो व जायरे। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है? लिम्पोपो। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली लिम्पोपो है, विषुवत को काटने वाली कागो व जायरे है। ठीक है, तो माही को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो जाएगी? कागो व जायरे नदी। अब देखो, माही नदी ने जैसे ही कर्क रेखा को 2 बार काटा, तो अब देखो सिर्फ आप इतनी चीज को देखने की नोटिस करो, ये माही नदी थी और ये क्या गुजर गई? कर्क रेखा। अब इसकी आकृति कैसे बनी? ये आकृति कैसी बनी? अंग्रेजी के ए के समान। किसके समान बन गई? अंग्रेजी की ए आकृति में। माही नदी की आकृति कैसी बन गई? अंग्रेजी की ए आकृति में। तो हम क्या कहते हैं कि कर्क रेखा के काटने के बाद, कर्क रेखा के काटने के बाद ये माही नदी की आकृति कैसी हो जाती है? अंग्रेजी के ए के समान। अब इसी चीज को देखो, अगर हम इसको हटा लें तो अब ये हमें अंग्रेजी का उल्टा यू, सीधा यू हमारा ये होता है। इससे हम कहें अंग्रेजी के उल्टे यू आकृति में बहने वाली नदी भी कौन सी है? माही। अंग्रेजी के उल्टे यू आकृति में बहने वाली नदी भी कौन सी हो जाएगी? माही नदी। ठीक है, अब देखो दूसरी चीज कि राजस्थान की एक ऐसी नदी जिसका उद्गम दक्षिण से होता है। ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। अपना जल उत्तर की ओर लेके जाती है। देखो ऊपर की ओर लेके जा रही है ना, उत्तर की ओर। ये दिशा कौन सी है? उत्तर। का उद्गम कहाँ से होता है? दक्षिण से। जल कहाँ पे लेके जाती है? उत्तर की ओर। और वापिस कहाँ पे चली आती है? दक्षिण की ओर। और वो नदी कौन सी है? माही नदी। का राजस्थान की एक ऐसी नदी जिसका उद्गम दक्षिण से होता है, अपना जल उत्तर की ओर लेके जाती है और वापस कहाँ पे आ जाती है? दक्षिण की ओर। और वो नदी कौन सी है? माही नदी है। क्लियर जी। अब देखो फिर नेक्स्ट कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, अब ये जो हमारा क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? आदिवासी। कैसा क्षेत्र कहलाता है? आदिवासी क्षेत्र। इसलिए जो हम इस नदी को आदिवासी क्षेत्र में बहने की वजह से इस नदी को हम क्या कह देते हैं? आदिवासियों की गंगा। इस नदी को हम क्या कह देते हैं? आदिवासियों की गंगा। किस नदी को कहा जाता है? तो आदिवासियों की गंगा किसको कहते हैं? माही नदी को। क्योंकि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये जो चित्तौड़गढ़, उदयपुर जो जिले हैं वो सारे आदिवासी जिले हैं। और आदिवासी होने की वजह से यहाँ पर आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी लगता है भुवनेश्वर में। इसलिए इस नदी को क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा कहते हैं। ठीक है, अब देखो डूंगरपुर और जो ये बांसवाड़ा वाला स्थान है ये प्राचीन काल में क्या कहलाता था? वागड़। ये क्या कहलाता था? वागड़ प्रदेश। अब डूंगरपुर और बांसवाड़ा को प्राचीन काल में क्या कहते थे? वागड़ कहते थे। डूंगरपुर प्लस में किसको? बांसवाड़ा को। तो अब देखो ये वागड़ प्रदेश में बहने की वजह से, वागड़ प्रदेश में जब ये नदी बहती है तो इसी वजह से इसे क्या कह देते हैं? वागड़ की गंगा। इसी नदी को क्या कह देते हैं? वागड़ की गंगा। ठीक है जी। अब देखो प्रतापगढ़ को प्राचीन काल में क्या कहते थे? कांठल। प्रतापगढ़ को क्या कहते थे? कांठल। इसलिए इस नदी को भी क्या कह देते हैं? कांठल की गंगा। इस नदी को क्या कह देते हैं? कांठल की गंगा। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा। अब देखो ये हमारा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी। ये हमारा कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग है। राजस्थान का ये कौन सा भाग है? दक्षिणी भाग। इसलिए इस नदी को दक्षिण भाग में बहने की वजह से इसलिए हमें क्या कहते हैं? दक्षिण की श्रवण रेखा। दक्षिण की श्रवण रेखा इसी नदी को कहा जाता है। दक्षिण की क्या कहा जाता है? श्रवण रेखा के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? वागड़ की गंगा किसे कहते हैं? कांठल की गंगा भी इसे ही कहते हैं। दक्षिण की श्रवण रेखा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे देखिए कर्क रेखा जिस नदी को 2 बार काटती है वो भी कौन सी है? माही नदी है। अंग्रेजी के उल्टे यू आकृति में बहने वाली भी कौन सी है? माही नदी है। अंग्रेजी के ए आकृति में बहने वाली भी कौन सी है? माही नदी है। सुजलाम शुभलाम क्रांति का संबंध किससे है? सुजलाम शुभलाम क्रांति का संबंध किस नदी से है? तो वो भी किससे है? माही नदी से है। सुजलाम शुभलाम क्रांति का संबंध ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है जी।
अब इसके अलावा अगर हम, हाँ एक ध्यान रखना, माही नदी की कुल लंबाई, और कुल लंबाई कितनी है 576 किलोमीटर। माही नदी की कुल लंबाई कितनी है 576 किलोमीटर है। इसमें से यह 171 किलोमीटर क्या है राजस्थान के अंदर बहती है। 576 किलोमीटर तो इसकी क्या है टोटल लेंथ है, और 576 में से 171 किलोमीटर ये कहाँ पे बहती है राजस्थान के अंदर बहती है, और बाकी यहाँ पर हमारे MP और गुजरात के अंदर यह नदी बहती है। ठीक है, तो कुल लंबाई 576 किलोमीटर, इसमें से 171 किलोमीटर ये कहाँ पे बहती है राजस्थान के अंदर बहती है। तो ये हमारी माही नदी। कितना मिनट हो वीडियो में 30। तो ये हमारी कौन सी नदी हो गई माही नदी। अब देखिए माही नदी की दो महत्वपूर्ण जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, या जो हमें एक स्थान का नाम आया था वणेश्वर, उसकी बात करते हैं। देखो जो हमने अभी पढ़ा है, दोबारा से देखिएगा इस चीज़ को। हम एक स्थान के बारे में बात कर लेते हैं हमारी इसी वीडियो के अंदर। ये हमारा राजस्थान का दक्षिणतम भाग, ये हमारा कौन सा जिला डूंगरपुर, ये इसके पास में कौन सा बांसवाड़ा, और ये कौन सा उदयपुर, तो यहाँ पर कौन सा प्रतापगढ़। ठीक है, ये जिला कौन सा है डूंगरपुर। ठीक है जी, ये कौन सा बांसवाड़ा जिला, कौन सा जिला बांसवाड़ा। ये कौन सा आपका प्रतापगढ़, कौन सा जिला प्रतापगढ़, और यहाँ पर कौन सा जिला आपका उदयपुर जिला। ठीक है, हमने अभी जो नदी पढ़ी वो कौन सी थी माही नदी। माही नदी का देखो उद्गम हो रहा था MP से। ये इस प्रकार से हमने इसकी रूपरेखा को पढ़ा है। ये यहाँ पर बहने के पश्चात इस प्रकार से बहती हुई कहाँ पे आ रही थी गुजरात के अंदर। ये हम अभी पढ़ के आए। अब देखो हमारे सामने एक स्थान यहाँ पे आया था, और स्थान का नाम क्या था वणेश्वर। ये स्थान कौन सा था वणेश्वर। स्थान का नाम क्या है वणेश्वर। और वणेश्वर कहाँ पे पड़ता है नवाटापुरा, नवाटापुरा डूंगरपुर। कहाँ पे नवाटापुरा डूंगरपुर। क्यों प्रसिद्ध है तो देखिए, एक नदी जो है वो यहाँ से आती है। इस नदी का नाम है सोम नदी। सोम नदी का उद्गम होता है उदयपुर से। उद्गम होने के बाद में ये यहाँ से बहती हुई और उदयपुर से बहती हुई डूंगरपुर में आकर किस में मिल जाती है वणेश्वर में। नदी का नाम क्या है सोम नदी। सोम नदी, सोम नदी। अब सोम नदी का जो उद्गम है वो उदयपुर से होने के बाद में यह नदी उदयपुर से बहती हुई डूंगरपुर में, और डूंगरपुर में कौन से स्थान पर वणेश्वर स्थान पर, और वणेश्वर स्थान पर आकर किस में मिल गई माही नदी के अंदर आके मिल गई। अब देखिए सबसे पहले इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से। कहाँ से बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी से उदयपुर में। सोम नदी का उद्गम कहाँ से है बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, और बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पे है उदयपुर में। यहाँ से इस नदी का क्या हुआ उद्गम हुआ। उद्गम होने के बाद में यहाँ पर एकमात्र और चीज आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है इस नदी के ऊपर उदयपुर में ही एक बांध बनाया गया, और बांध का नाम क्या है सोम कागदर बांध। सोम कागदर बांध बना हुआ इस नदी के ऊपर। कौन सा बांध है सोम कागदर बांध। सोम नदी है, सोम कागदर बांध बना हुआ है उदयपुर में इस नदी पर। इसी प्रकार से एक नदी यहाँ से उद्गम होती है प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़ से उद्गम होने के बाद में प्रतापगढ़ से उदयपुर, और उदयपुर में आकर ये नदी कहाँ पे मिल जाती है सोम नदी में थोड़ा सा पहले, और जल कहाँ पे आ जाता है वणेश्वर में। नदी का नाम क्या है जाखम। नदी का नाम क्या है जाखम नदी। जाखम नदी। उद्गम कहाँ से होता है भंवर माता की पहाड़ी से। कहाँ से होता है भंवर माता की पहाड़ी। भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी तहसील से। भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी तहसील से क्या हुआ उद्गम हुआ। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी तहसील से होता है। ये नदी यहाँ से प्रतापगढ़ से बहने के बाद में देखो कहाँ पे आई उदयपुर में, और उदयपुर में से आके कहाँ पे मिल गई वणेश्वर में। अब आप एक ध्यान रखना, इस नदी के ऊपर प्रतापगढ़ में ही एक बांध बनाया गया है जिसको कहते हैं जाखम बांध। बांधों के बारे में बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है, जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है। एक बार तो आप इतना ध्यान रखिए कौन सा बांध किस जिले में है और कौन सी नदी पर बना हुआ है। जाखम बांध।
जाखम बांध कौन सी नदी पर है? जाखम नदी पर। और कहाँ, किस जिले में है? प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो देखो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सोम नदी का उद्गम कहाँ से है? बिछामेड़ा की पहाड़ियों से। बिछामेड़ा की पहाड़ियों से उद्गम हुआ। इस नदी पर सोमकाकदर बांध बना हुआ है। यह उदयपुर डूंगरपुर में बहती हुई कहाँ पर आ गई? वनेश्वर में। फिर जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम भंवर माता की पहाड़ी से होता है। छोटी सादड़ी तहसील से उद्गम प्रतापगढ़ में। क्या यह नदी प्रतापगढ़ से बहती हुई उदयपुर से होती हुई डूंगरपुर के वनेश्वर नामक स्थान पर आकर माही में मिल जाती है। इस नदी पर जाखम बांध प्रतापगढ़ में बना हुआ है, जाखम नदी पर। अब देखो, आपको 3 नदियां एक ही स्थान पर मिल रही है। एक तो हमारी कौन सी हो गई? पहले से ही कौन सी नदी बह रही थी? माही नदी। दूसरी इसमें कौन सी आके मिल गई? सोम नदी। तीसरी इसमें कौन सी आके मिल गई? माही नदी। ये 3 नदियां आके मिल गई एक ही नदी के अंदर। जहां पर ऐसी कंडीशन बन जाए कि 3 नदियां, जैसे कोई हमारा ये स्थान था, इसमें 3 नदियां आके मिल गई, एक आ गई, दूसरी आ गई और ये तीसरी नदी आ गई। जब 3 नदियां किसी एक स्थान पर आकर इकट्ठी होगी, उसे क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम। वहां उसे क्या कहेंगे? त्रिवेणी संगम। 3 नदियों का मिलन क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम। ठीक है। और राजस्थान का सबसे बड़ा, अगर हम बात करते हैं, राजस्थान के अंदर वैसे 4 या 5 त्रिवेणी संगम बनते हैं। 3 त्रिवेणी संगमों का निर्माण अकेली बनास नदी करती है। एक त्रिवेणी संगम आपको ये पढ़ने को आ गया। तो इस प्रकार से 4 त्रिवेणी संगम बनते हैं। उनमें से सबसे पवित्र अगर कोई त्रिवेणी संगम है तो वो कौन सा है? यही है, माही सोम जाखम। माही 2 बार लिख दिया क्या? माही, सोम और जाखम, ये 3 नदियां आकर आपस में मिलती है। माही, सोम और जाखम मिलती कहाँ पे है? वनेश्वर। वनेश्वर कहाँ पे है? नवाटापुरा, डूंगरपुर। और इसी त्रिवेणी संगम को हम क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसी त्रिवेणी संगम को क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ। इसको क्या कहते हैं हम? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। तो ये हमारी अरब सागर के तहत जल लेके आने वाली 3 नदियां सोम, माही, जाखम के बारे में हमने बात की है। कल के दिन हमारी लूणी नदी अरब सागर के, पश्चिम बनास, साबरमती, उन नदियों के बारे में बात करेंगे। कल के दिन हमारा ये जो अरब सागर का चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चों से वही मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ रहा है, आप व्यू कर रहे हो, वीडियो को देख रहे हो, तो उसके साथ में लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का प्यार है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छा चल रहा है, हमें बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो आप जितना ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हो उतना ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं और ज़्यादा बेटर करने की कोशिश करूँगा। कुछ कमियाँ जो है, साउंड की जो दिक्कत है, जैसे बोर्ड वगैरह की है, या कुछ लाइटिंग की कई बार रह जाती है, तो ये मैंने पहले दिन ही कहा था भी, डिजिटल तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि घर पे हूँ, लॉकडाउन के चलते इतनी सुविधाएं मेरे पास नहीं है डिजिटल की। तो जितना जैसा कर सकता हूँ उसको बेटर करने की कोशिश हर दिन प्रतिदिन करता जा रहा हूँ। इतना इंटरनेट का भी ज्ञाता नहीं हूँ मैं अच्छे से, पर फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेटर मिल सके। तो आप भी मेरी इस कोशिशों को सराहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अरब सागर की नदियों के साथ दोबारा से। तो धन्यवाद, तब तक पढ़िए अच्छे से।